हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज हम देखते हैं प्रौद्योगिकी, जैव विविधता और पर्यावरण से संबंधित 20वां सेट। ठीक है, तो यूपीएससी से रिलेटेड ये क्यूज रोज़ रहता है अलग अलग सब्जेक्ट का। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए आज का क्यूज शुरू करते हैं। टाइलोटोट्रिटोन जैमिंग हाल ही में अपनी अनूठी विशेषताओं के कारण खबरों में था। टाइलोट्रोट्रिटोन जैमिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो टाइलोटोट्रिटोन जैमिंग जो है मणिपुर की पहाड़ी झीलों में एक नई सैलामेंडर प्रजाति है। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे देखते हैं। हाल ही में समाचारों में देखी गई 5 तकनीक मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस परिदृश्य से संबंधित है? महासागर अन्वेषण के लिए उन्नत रोबोटिक सिस्टम विकसित करना, विमानों के सुरक्षित संचालन के लिए स्वायत्त ह्यूमनॉइड रोबोट डिजाइन करना, वित्तीय डेटा विश्लेषण के लिए सॉफ्टवेयर बनाना, और डी है अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए ह्यूमनॉइड रोबोट का निर्माण। तो हाल ही में समाचारों में देखी गई पाइबोट तकनीक है जो विमानों को सुरक्षित संचालन के लिए स्वायत्त ह्यूमनॉइड रोबोट डिजाइन करना। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन करा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। IUCN द्वारा गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत सफ़ेद दुम वाले गिद्ध और लाल सिर वाले गिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं। तो आपको यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी किसी एग्जाम में बन सकता है कि सफ़ेद दुम वाले गिद्ध और लाल सिर वाले गिद्ध भारत के किस रिजर्व में वन रिजर्व में पाया जाता है? तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ये याद रखना है, और इसको IUCN में गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति में नोट किया गया है। और है कि पॉइंट काउंट विधि और ट्रेल मॉनिटरिंग काउंट विधि पक्षी गणना में उपयोगी है। तो ये भी याद रखना है, पॉइंट काउंट विधि और ट्रेल मॉनिटरिंग काउंट विधि पक्षी गणना में उपयोगी है। तीसरा है मिस्र का गिद्ध इबेरियन प्रायद्वीप और उत्तरी अफ्रीका से भारत तक व्यापक रूप से वितरित किया जाता है। तो इबेरियन गिद्ध के बारे में ये भी सही है। तो सभी तीनों कथन सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी और भी डिटेल देख सकते हैं आप PDF में। आगे है एंटीबायोटिक्स प्रतिरोध से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो पहला है एंटीबायोटिक प्रतिरोध स्वाभाविक रूप से हो सकता है। दूसरा है एंटीबायोटिक्स केवल पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर के नुस्खे के तहत ही बेची जा सकती है। तो ये आपका पहला कथन सही है। करा एंटीबायोटिक्स केवल पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर के नुस्खे के तहत ही बेची जा सकती है, मतलब कोई डॉक्टर यदि प्रिस्क्राइब करता है तभी एंटीबायोटिक्स बेची जा सकती है। करा रेड लाइन जागरूकता अभियान एंटीबायोटिक प्रतिरोध से संबंधित है, तो ऑप्शन सी भी सही है। करा एंटीबायोटिक प्रतिरोध का वायु प्रदूषण से कोई संबंध नहीं है। तो ध्यान देना है कि हाल ही के शोध में एंटीबायोटिक प्रतिरोध जो है उत्पन्न हो रहा है वायु प्रदूषण से भी 1.1%। ठीक है, आगे देखते हैं। आदित्य L1 मिशन के संबंध में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करें। पहला है आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन है। दूसरा है सूर्य पृथ्वी प्रणाली का लैग्रेंज बिंदु 1 या L1 पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। तो पहला कथन तो ठीक है। दूसरा है ना, ये 1.5 मिलियन किलोमीटर, ना कि 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, करा इसे लॉन्च व्हीकल मार्क LVM-3 द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यहाँ भी ध्यान देना है कि LVM-3 हाल ही में चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। ठीक है, आदित्य L1 को नहीं। तो उसको जो है ना PSLV ठीक है के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि 3 गलत है, 2 गलत है, पहला सही है, तो केवल एक सही होगा। ठीक।
ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। करें निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आर्द्र भूमि नियम 2017 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत अधिसूचित किया गया था। तो ये सही है, पहला कथन सही है जो भी है इसमें। कर आर्द्र भूमि को दलदली भूमि, पीटलैंड या पानी का एक क्षेत्र, चाहे प्राकृतिक हो या कृत्रिम, अस्थायी हो या अस्थायी, ऐसे पानी के साथ जो स्थिर या बहता हुआ, ताज़ा, खारा हो, जिसमें समुद्री पानी के क्षेत्र भी शामिल हैं, जिनकी गहराई ज्वार पर 6 मीटर से अधिक नहीं होती है, तो वो आर्द्र भूमि कहलाता है, वेटलैंड कहलाता है। तो यहाँ भी दोनों कथन सही है, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेटागेनोमिक्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक अनुक्रम आधारित दृष्टिकोण है जो प्रयोगशाला में सूक्ष्म जीवों को विकसित करने की आवश्यकता के बिना रोगाणुओं के संपूर्ण संग्रह से आनुवांशिक सामग्री का उनके प्राकृतिक वातावरण में विश्लेषण करने की अनुमति देता है। यह दृष्टिकोण संपूर्ण जीव की जीनोमिक संरचना की जांच करता है, जिसमें उसके भीतर मौजूद सभी रोगाणु भी शामिल हैं। तो कह रहा है क्या, यह एक अनुक्रम आधारित दृष्टिकोण है जो प्रयोगशाला में सूक्ष्म जीवों को विकसित करने की आवश्यकता के बिना रोगाणुओं के संपूर्ण संग्रह से आनुवांशिक सामग्री का उनके प्राकृतिक वातावरण में विश्लेषण करने की अनुमति देता है। तो यह दृष्टिकोण संपूर्ण जीवों की जीनोमिक संरचना की जांच करता है, जिसमें उसके भीतर मौजूद सभी रोगाणु भी शामिल है। तो ये दोनों कथन जो है मेटागेनोमिक्स के बारे में सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। करा हाइड्रोपोनिक्स खेती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। करा मिट्टी के पोषक तत्वों के सेवन में सुधार के लिए शुद्ध रूप से जैविक मिट्टी में पौधे उगाना। पहला तो गलत है। कीटों के हमलों को रोकने के लिए फसलों की अधिक उपज देने वाली किस्मों का उपयोग करके पौधे उगाना, पहला गलत है। दूसरा है कि कीटों के हमलों को रोकने के लिए फसलों की अधिक उपज देने वाली किस्मों का उपयोग करके पौधे उगाना, दूसरा भी गलती है। तीसरा है पानी आधारित खनिज पोषक समाधानों का उपयोग करके मिट्टी के बिना पौधे उगाना। ठीक है, तो बिना मिट्टी के पौधे उगाना, पानी में कुछ केमिकल का उस प्रकार से यूज किया जाता है कि सारा पोषक तत्व उस पौधे को मिल जाए, और मिट्टी वहाँ पे नहीं यूज किया जाता है, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। ऑप्शन सी करा। अब तो आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यही सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। करा है इंडियन फ्लाइंग फॉक्स चमगादड़ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन ढूंढना है, ठीक है। करा इसे आमतौर पर एक परोपजीवी माना जाता है और इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 5 में शामिल किया गया है। तो ध्यान देना है, यहाँ पे डेट तो ध्यान नहीं है, बट अब इसको अनुसूची 2 में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, 5 से हटाकर अब 2 में शामिल कर लिया गया है। इस प्रकार से पहला कथन ही गलत है, बाकी क्या है देख सकते हैं। इसे उष्णकटिबंधीय प्रणाली की प्रमुख प्रजाति माना जाता है। ये इंडियन फ्लाइंग फॉक्स के संबंध में सही है। पर यह एक पंख वाला स्तनपायी है जो दिन के समय बसेरा करता है। डी है निपाह वायरस उड़ने वाली फ्लाइंग फॉक्स चमगादड़ से फैलता है। तो एक प्रकार का ऑब्जेक्टिव आपको और दूसरे अदर पीसीएस के लिए बन सकता है कि निपाह वायरस जो है किसके द्वारा फैलता है, तो फ्लाइंग फॉक्स चमगादड़। ठीक है, अनेक तरह से वेक्टर के रूप में ये काम करता है। आगे देखते हैं। सौर स्थलीय संबंध वेधशाला STREO के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। सौर स्थलीय संबंध वेधशाला एक नासा मिशन है जिसमें 2 लगभग समान अंतरिक्ष यान शामिल है जो अंतरिक्ष में विभिन्न दृष्टिकोणों से सूर्य का निरीक्षण करते हैं। करें मिशन का लक्ष्य पहला है कि सौर स्थलीय संबंध वेधशाला। सौर स्थलीय संबंध वेधशाला एक नासा मिशन है, तो ये नासा मिशन है। इस STREO के बारे में याद रखना है, जिसमें 2 लगभग समान अंतरिक्ष यान शामिल है जो अंतरिक्ष में विभिन्न दृष्टिकोणों से सूर्य का परीक्षण करते हैं, अलग अलग एंगलों से। मिशन का लक्ष्य सूर्य पर दिखाई देने वाले कोरोनल मास इंजेक्शन या फिर अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष में कोनों के त्वरण और स्थलीय परिमाणों के बीच एक से एक
कारण और प्रभाव संबंध स्थापित करना है। तीसरा है कि मिशन सूर्य और सौर घटनाओं जैसे सीएमई के ऊपर देखिए कोरोनल मास इजेक्शन और सौर प्रज्वाल और कोरोनल छिद्र की स्टीरियोस्कोपिक इमेजिंग भी प्रदान करता है। तो यहाँ पे तीनों कथन जो है ऑप्शन सी सही है हो जाएगा। तीनों कथन जो है सौर स्थलीय संबंध वेधशाला के बारे में सही है। ठीक है, तो सौर स्थलीय संबंध वेधशाला को याद रखना है, नासा का एक मिशन है। तो इस प्रकार से हमने आज साइंस से 10 क्वेश्चन देख लिया है। तो मिलते हैं अगले दिन बिहार स्पेशल करंट अफेयर के साथ। तब तक हमारे चैनल पर बने रहे, वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।